नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे टॉप न्यूज में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन की राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। तैयारियों को लेकर सभी ने साझा किए सुझाव। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने सम्मेलन को लेकर दिया प्रेजेंटेशन। राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स की अकारण गोलीबारी, बीएसएफ जवानों ने गोली से दिया गोली का जवाब। पाक अधिकारियों के सामने आज उठाया जाएगा मुद्दा। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सामने आई राज्य कांग्रेस की गुटबाजी। कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी नहीं तय कर पाए हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम। अब मुख्यमंत्री का नाम तय करेगा कांग्रेस आला कमान। तमिलनाडु में मामल्लपुरम के निकट तट से टकराया चक्रवाती तूफान मैंडूस। तूफान की वजह से तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश। तमिलनाडु के बाद पुदुचेरी में भी सभी स्कूल कॉलेज बंद। और क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर हुआ ब्राजील। नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में की एंट्री। क्रोएशिया और अर्जेंटीना के बीच अब सेमीफाइनल में होगा मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता पूरे देश की है और यह अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर है। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता से संबंधित पहलुओं पर राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई एक बैठक की अध्यक्षता के दौरान यह बात कही। प्रधानमंत्री ने टीम भावना के महत्व पर जोर देते हुए इस आयोजन के संदर्भ में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सहयोग भी मांगा। उन्होंने कहा कि G20 आयोजन हमारे देश के प्रत्येक हिस्से की विशिष्टता को दुनिया के सामने लाएगा। इस बैठक में कई राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने भी अपने विचार साझा किए। बैठक को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संबोधित किया और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने एक प्रस्तुति दी। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं तय कर पाई है। 40 विधायकों और केंद्रीय पर्यवेक्षकों के बीच करीब 1 घंटे चली मीटिंग में अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया गया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में नवनिर्वाचित विधायकों के विचार मांगे जा रहे हैं कि उनका नेता कौन हो। हिमाचल की राजधानी शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से राजीव शुक्ला, भूपेंद्र हुड्डा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश में हैं और बैठक में मौजूद रहे। पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह के समर्थक शिमला के ओबेरॉय सेसिल होटल के बाहर जमा हुए हैं और उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। हालांकि बैठक को लेकर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि सीएलपी बैठक एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा इस बैठक में और अंतिम निर्णय पार्टी के आलाकमान द्वारा लिया जाएगा। The moment all the MLAs are here, then we will convene a meeting where a resolution will be passed to authorize the party high command. Voting procedure only takes place when there is a dispute. There is no dispute. वहीं गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद नई सरकार गठन के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि यह केवल औपचारिकता है क्योंकि पार्टी भूपेंद्र पटेल को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर चुकी है। गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए आज बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय में विधायकों की बैठक होगी। राज्यपाल को दोपहर तक विधायक दल के नए नेता के बारे में बताया जाएगा। बीजेपी ने राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे बीजेपी की तरफ से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पाटिल ने कहा कि 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। राजस्थान में श्रीगंगानगर के
अनूपगढ़ सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कल देर शाम बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच गोलीबारी हुई। इस घटना में भारत की ओर से किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी रेंजर्स ने सबसे पहले शुक्रवार दोपहर 2 बजे बीएसएफ जवानों पर अचानक गोलीबारी कर दी। बीएसएफ के जवान किसान गार्ड के रूप में सीमा के आगे तैनात थे। किसान गार्ड क्षेत्र में खेतों में काम करने वाले स्थानीय किसानों की सुरक्षा के लिए मौजूद थे। जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ किसान गार्ड दल ने पाक रेंजर्स पर लगभग 18 राउंड गोलीबारी की। बीएसएफ पाक अधिकारियों के समक्ष बिना उकसावे के पाक रेंजर्स द्वारा की गई गोलीबारी की बकायदा शिकायत दर्ज की जाएगी। वहीं चक्रवाती तूफान मैंडूस ने शुक्रवार देर रात मामल्लपुरम के निकट दस्तक दी है, जिससे तटीय तमिलनाडु में मध्यम से भारी बारिश हुई। जान माल के नुकसान की आशंका को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान के दस्तक देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यह जारी है। चक्रवाती तूफान के प्रभाव से कई तटीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश हुई। भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर आईएमडी की चेतावनी के मद्देनजर तमिलनाडु के कई जिलों में शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया है। अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने पुदुचेरी और करईकल क्षेत्रों में सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान जाएंगे और महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन किया। उन्होंने जनमानस के कल्याण और भारत की उन्नति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। सरकार ने शुक्रवार को तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने वाले 4 विधेयक लोकसभा में पेश किए। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 भी पेश किया। अर्जुन मुंडा ने कर्नाटक के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पेश किया, जिसके माध्यम से इस सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं संसद के उच्च सदन राज्यसभा में शुक्रवार को समान नागरिक संहिता के संबंध में बीजेपी सांसद की तरफ से लाए गए निजी विधेयक को विपक्ष के विरोध के बीच पेश किया गया। उच्च सदन ने 23 के मुकाबले 63 मतों से निजी विधेयक को पेश करने की अनुमति दी। उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज शुरू होने पर सबसे पहले बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भारत में एक समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश किया। एमडीएम के वाइको समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक को संविधान विरुद्ध करार देते हुए सभापति जगदीप धनखड़ से इसी सदन में पेश करने की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया। सभापति ने विपक्षी सदस्यों को एक एक कर अपनी बात रखने का मौका दिया। निजी विधेयक में संपूर्ण भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता तैयार करने और इसके क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच समिति गठित करने का प्रावधान है। इसके अलावा सदन में कई गैर सरकारी विधेयकों पर भी पेश किया गया। I move to introduce a bill to provide for the constitution of National Inspection and Investigation Committee for preparation of Union Civil Code and its implementation. Consists of so many religions, so many faiths, so many languages, so many cultures. So this is a country of so many nationalities. It is not one nationality. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेके
श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक बहुत काबिल, बहुत विद्वान लोग थे। अगर हम लोग उनसे ज़्यादा काबिल समझते हैं तो ईश्वर रक्षा करे। उन्होंने इसीलिए इन सब बातों को बचाने के लिए कि जो माइनॉरिटी में हैं लोग, उनके कहीं सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य अधिकारों पर को बुलडोज न किया जा सके, संविधान के मौलिक अधिकारों में इसकी व्यवस्था की थी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और महत्वपूर्ण यह है कि बगैर किसी व्यवधान के दोनों सदनों की कार्यवाही का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत में करीब 2 महीने पहले 5G सर्विस को लॉन्च किया गया था। अब देश के 14 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 50 शहरों में 5G सर्विस का संचालन शुरू हो चुका है। ये जानकारी संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने संसद में एक लिखित उत्तर में दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि दूरसंचार ऑपरेटरों ने 1 अक्टूबर 2022 से देश में 5G सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है और 26 नवंबर तक 50 कस्बों में 5G सेवाएं शुरू हो गई हैं। इससे पहले संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी ये स्पष्ट कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2018 को हुई कॉलेजियम की बैठक की जानकारी का आरटीआई अधिनियम के तहत खुलासा करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि कॉलेजियम के सभी सदस्यों की ओर से लिया गया निर्णय जिस पर हस्ताक्षर किए गए हों, उसे ही अंतिम फैसला कहा जा सकता है। सदस्यों के बीच हुई चर्चा और परामर्श पर तैयार किए गए संभावित प्रस्तावों को तब तक अंतिम नहीं कहा जा सकता जब तक कि उन पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर ना हो। पीठ ने कहा है कि कॉलेजियम कई सदस्यों वाला एक निकाय है जिसका अस्थायी निर्णय सार्वजनिक पटल पर नहीं रखा जा सकता। और इस खबर के साथ ही फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत से जुड़े समाचारों पर भी। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मानवाधिकार दिवस को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। आज सी राजगोपालाचारी की जयंती है। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्ति, संसद सदस्य और आमंत्रित लोग सुबह 10:30 बजे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें नमन किया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि विराट व्यक्तित्व, दूरदर्शिता व बुद्धिमत्ता के धनी राजगोपालाचारी ने देश में लोकतंत्र की यात्रा में अनुकरणीय योगदान दिया। देश उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 3 करोड़ 60 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को व्यापक प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य के 2 महत्वपूर्ण लंबित विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 295A के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पवित्र पुस्तकों की अवमानना के लिए निर्धारित सजा पर्याप्त नहीं है।
नागालैंड के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय और यूपीएससी को 19 दिसंबर तक नागालैंड के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियान कार्यबल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों ने हाल के घटनाक्रमों और भावी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि अगले वर्ष 15 अगस्त तक पूरे देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। इनमें से 733 केंद्रों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अगरतला में प्रथम राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव 2022 का उद्घाटन किया। देर रात मथुरा जंक्शन से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम कलीमुल्ला, तकीब और धर्मेंद्र हैं। इनके पास 1.5 लाख रुपए की कीमत के नकली नोट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इनके पास से सिक्योरिटी पेपर भी बरामद हुए हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से चीन के एक कंपनी से खरीदा गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मंडावी गांव में 6 दिसंबर को 55 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे तन्मय को निकाल लिया गया है। बैतूल जिला प्रशासन ने बताया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद तन्मय को नहीं बचाया जा सका। और अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भविष्य में और भी अमेरिकी रूसी कैदियों की अदला बदली संभव है। WNBA स्टार ब्रिटनी ग्रीनर को गुरुवार को कैदियों की अदला बदली के बीच छोड़ा गया था और अमेरिका ने उनके बदले रूसी हथियार कारोबारी विक्टर बाउट को छोड़ा है। पुतिन ने कहा है कि सब कुछ संभव है, भविष्य में और अमेरिकी रूसी कैदियों की अदला बदली की जा सकती है। इससे एक दिन पहले WNBA स्टार ब्रिटनी ग्रीनर रिहा होकर स्वदेश वापसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिली। बाइडेन ने इसका श्रेय अपने सरकार में कार्यरत कर्मचारियों को दिया, जिन्होंने इस खिलाड़ी की रिहाई के लिए प्रयास किए थे। After months of being unjustly detained in Russia, held under intolerable circumstances, Brittany will soon be back in the arms of her loved ones, and she should have been there all along. This is a day we've worked toward for a long time. We never stopped pushing for her release. It took painstaking and intense negotiations, and I want to thank all the hard-working public servants across my administration who worked tirelessly to secure her release. I also want to thank the UAE for helping us facilitate Brittany's return, because that's where she landed. न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल पर गौर करते हुए जसिंडा अर्डर्न ने चीन के रवैये पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान क्षेत्र में चीन का रवैया निसंदेह पहले से अधिक आक्रामक हुआ है। उन्होंने सचेत किया कि छोटे प्रशांत देशों के साथ संबंध बनाना दूसरे पर हावी होने की कोशिश करने का खेल नहीं बनना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में हाल के वर्षों में चीन काफी बदल गया है, ये प्रतिक्रिया दी। वहीं जापान ने यह घोषणा की है कि वो अपने पारंपरिक सहयोग की अमेरिका से इतर रक्षा सहयोग विस्तार के तहत ब्रिटेन और इटली के साथ साझा रूप से अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करना चाहता है। इसके तहत जापान अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मित्सुबिशी FX लड़ाकू जेट F2 की जगह नई पीढ़ी के विमान बनाए जाएंगे। पीएम फूमियो किशिदा ने इस घोषणा से ठीक 4 दिन पूर्व अगले 5 वर्षों के रक्षा खर्च में भी भारी वृद्धि करने की घोषणा की है। जापान के एक कदम चीन के लिए बड़ा झटका माने जा रहे हैं। लड़ाकू विमानों के विकास को लेकर जापान का ब्रिटेन और इटली से यह समझौता चीन की बढ़ती ताकत के मुकाबले के लिए उसके लिए खासा महत्व रखता है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबरों पर बिजनेस बस के जरिए।
2 दिसंबर को समाप्त हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 561.162 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक ने दी है। भंडार में यह लगातार चौथा सप्ताह है। पिछले सप्ताह में कुल भंडार 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 550.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। 11 नवंबर को समाप्त सप्ताह के लिए फॉरेक्स किटी ने अपने दूसरे सबसे तेज साप्ताहिक त्वरण में 14.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर की छलांग लगाई थी। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान खेले गए डुओ क्वार्टर फाइनल मुकाबले रोमांचक रूप से भरपूर रहे। ब्राजील और क्रोएशिया के बीच मुकाबले के दौरान बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील क्रोएशिया से हारकर बाहर हो गई। मैच काफी रोमांचक रहा, जिसमें क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्रोएशिया की तरह अर्जेंटीना ने भी अपने रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड्स टीम को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। क्रोएशिया और अर्जेंटीना के बीच अब सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दोनों के बीच यह मुकाबला 13 दिसंबर को देर रात 12:30 बजे होगा। और आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चटगांव के क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे से होगा। सीरीज के पहले 2 मुकाबले मेजबान बांग्लादेश ने जीतकर सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश तीसरा वनडे मैच जीतकर साख बचाने की होगी। इस मैच में रोहित शर्मा की जगह टीम की कप्तानी केएल राहुल करते हुए नजर आएंगे। रोहित, दीपक सहित एक अन्य खिलाड़ी इंजरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और इसी के साथ टॉप न्यूज में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 10 दिसंबर की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। 10 दिसंबर साल 1878 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म मद्रास की थोरापल्ली में हुआ। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अपने अद्भुत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण वे राजा जी के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। उन्हें आधुनिक भारत के इतिहास का चाणक्य माना जाता है। राजगोपालाचारी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, गांधीवादी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने गांधी जी के कई आंदोलनों में सक्रियता से भाग लिया। वे राजगोपालाचारी ही थे जिन्होंने 26 जनवरी के दिन भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। साल 1954 में वे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए पहले व्यक्ति थे। 10 दिसंबर साल 1898 को ऐतिहासिक पेरिस संधि हुई। स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों ने स्पेनिश अमेरिकी युद्ध का समापन करते हुए पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि को संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन के साम्राज्य के बीच शांति की संधि के नाम से भी जाना जाता है। संधि की शर्तों ने स्पेनिश साम्राज्य को समाप्त कर दिया और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका को एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित किया। 10 दिसंबर साल 1948 से विश्व मानवाधिकार दिवस मनाने की शुरुआत हुई। साल 1945 में अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रयास आरंभ किए। मानव अधिकार का अर्थ उन मूल अधिकारों से है जो सभी को समान रूप से जीवन जीने, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और एक समान व्यवहार की प्राप्ति का अधिकार प्रदान करते हैं। राजनीतिक सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वाद विवाद और कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करके इस दिन को मनाया जाता है। 10 दिसंबर साल 1896 को अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का निधन हुआ। महान रसायन शास्त्री और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट और अन्य अधिक शक्तिशाली विस्फोटकों का आविष्कार किया। 1900 में मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर नोबेल ने अपने धन से नोबेल फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की, जिससे प्रतिवर्ष भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और विश्व शांति के क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने वालों को विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार दिया जाता है।